and welcome to Class of Learners Part 4 of Chapter 1 Chemical Reactions and Equations। आज हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। मतलब इतनी दिनों से जो हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझ रहे थे, आज हम देखेंगे कि उन रिएक्शंस को एक ही सेंटेंस में कैसे लिखा जाता है। तो केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं, दे आर द मेथड टू रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करा जाए, उसको लिखने का मेथड है केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, सिंबल्स यूज करते हैं सब्सटेंसेस के। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H2 यूज करते हैं, जिंक के लिए हम Zn यूज करते हैं, कॉपर के लिए हम क्या यूज करते हैं, Cu यूज करते हैं, सल्फर के लिए हम क्या यूज करते हैं, S यूज करते हैं। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, जैसे अगर हमें लिखना है कॉपर सल्फाइड, तो हमें पता है कॉपर Cu होता है और सल्फाइड हमारा S2- होता है और कॉपर 2+ होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास एक फॉर्मूला आता है CuS का। तो हमने क्या करा, सब्सटेंसेस के सिंबल्स को लिखा और उनसे फॉर्मूलाज बनाए। ये फॉर्मूलाज हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं। इसी को यूज करना है हमें केमिकल इक्वेशंस को लिखने में। अब जो केमिकल इक्वेशंस को हम समझते हैं एग्जांपल से, जैसे हमारे पास है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो जिंक को हम लिखते हैं Zn। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखा जाता है, H2SO4। उसके बाद आएगा एक एरो। एरो हमेशा किसके टुवर्ड्स पॉइंट करेगा, प्रोडक्ट के टुवर्ड्स। जिंक सल्फेट ZnSO4। उसके बाद हाइड्रोजन को लिखते हैं हम H2। अब जो हमारा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने वर्ड्स में लिखा था, उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जब हम इसके सिंबल्स यूज करके फॉर्मूलाज बनाते हैं और उसको जब हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। तो आपको ये पेपर में आ सकता है, वर्ड इक्वेशन दे दी, अब बताओ इसकी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो ये हमें सबकी केमिकल इक्वेशन और वर्ड इक्वेशंस पता होनी चाहिए। अब जिंक और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, या फिर बायोलॉजी के टर्म्स में उसको सबस्ट्रेट भी बोला जाता है। और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को बोला जाता है प्रोडक्ट। ये हम पार्ट 1 में और पार्ट 2 में पढ़कर आ चुके हैं। जो रिएक्टेंट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड लिखा जाता है और जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा राइट साइड लिखा जाता है। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उनके बीच में प्लस साइन आता है, और प्रोडक्ट भी अगर एक से ज्यादा है तो उनके बीच में भी क्या आता है, प्लस साइन आता है। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है इनके बीच का, चलो ये देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जैसे कि आप सपोज करो आपके पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, उसको मिला के हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड पे भी क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो मेरे रिएक्टेंट साइड पे कितने हाइड्रोजन है, बस 2 हाइड्रोजन है। प्रोडक्ट साइड पे अब चलो ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी क्या है, सिर्फ 2 हैं। और अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करूं तो मेरे प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। और प्रोडक्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता तो हम इसको मानते हैं 1। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन तो दोनों जगह सेम है, बट ऑक्सीजन दोनों जगह सेम नहीं है। तो अगर कोई भी एटम आपका किसी भी सब्सटेंस में केमिकल इक्वेशन में सेम नहीं है, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड, तो वो इक्वेशन हो जाती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो
यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स थे एलिमेंट्स के, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट के जो एटम थे रिएक्टेंट साइड वो सिर्फ 2 थे और प्रोडक्ट साइड सिर्फ 1 था। इसका मतलब जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, दे आर नॉट इक्वल ऑन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। देन ऐसी रिएक्शंस को, केमिकल इक्वेशंस को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन when it has an unequal number of atoms or one or more elements in the reactant and product side। तो unequal atoms जब होते हैं किसी भी element के reactant और product side पे, उनको बोला जाता है unbalanced chemical equation। अब हम बात करते हैं balanced chemical equation की, कि balanced chemical equation फिर क्या होती है। तो अगर अब मैं ये इक्वेशन को देखूं, 2H2O plus O2 gives you 2H2O। तो यहां पर अब क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड पर मेरे पास कितने हाइड्रोजन आ गए। देखो इसको आप कैसे काउंट करते हैं इसको समझते हैं। यहां पे जब 2 लिखा होता है तो दिस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय जो यहां पे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा होता है, तो 2 into 2 is 4। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है 1। तो 1 into ये कितने हैं, 2 is equal to 2। तो ऑक्सीजन कितने हुए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हुए। यहाँ पर अब यहाँ पर तो देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अकेले थे रिएक्टेंट साइड पे। अब प्रोडक्ट साइड पे तो पूरा एक मॉलिक्यूल है जिसमें हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिए हुए हैं। अगर इसके बाहर कोई नंबर लिखा होता है तो वो नंबर दोनों के लिए होता है। अब इसमें कैसे काउंट करेंगे, देखो अब हाइड्रोजन हमें काउंट करने हैं प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, तो बाहर कितना लिखा है 2, हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में कितना लिखा है 2, तो ये कितने हो गए हाइड्रोजन, 4 हो गए। अब यहां पर कुछ नहीं लिखा ऑक्सीजन के पास, तो हम क्या लिख देंगे इसको 1। बाहर कितना है 2 है, यहां नीचे कितना लिखा हुआ है ऑक्सीजन के 1 है, तो ये भी कितना हो गया 2 हो गया। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब अगर हम देखें हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड भी 4 थे और प्रोडक्ट साइड भी 4 है, ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड 2 है और प्रोडक्ट साइड भी 2 है। मींस जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी एलिमेंट के रिएक्टेंट साइड पर हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड पर भी प्रेजेंट हैं। तो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बैलेंस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, व्हेन इट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस बोलेंगे। तो चलो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, क्यों करा जाता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए। हमने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में कि कोई भी मास ना तो बनता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। जितना आपका रिएक्टेंट साइड पे मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड पे हमेशा बनेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ना तो कोई मास क्रिएट होता है ना तो कोई मास डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन में। तो जितना टोटल मास किसी भी एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट साइड भी होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है और ये मुझे दे रहा है H2O दैट इज वाटर। अगर मैं इसका मास निकालूं, अभी ये कैसी इक्वेशन है, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है ना। अगर मैं इसका मास निकालूं तो 1 into 2 इज इक्वल टू 2, ये कितना हो जाएगा 8 into 16 into 2 इज इक्वल टू 32।
प्लस 2 इज इक्वल टू 34। रिएक्टेंट साइड पे जो मेरा मास है वो कितना है, 34 है। प्रोडक्ट साइड पे कितना है देखते हैं, 1 इंटू 2 प्लस 16 दैट इज 18। तो मेरा रिएक्टेंट साइड पे तो 34 मास मैंने लिया, बट प्रोडक्ट साइड पे मुझे 18 ग्राम्स का ही मास मिला। तो यहां पर क्या हो गया, मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों जगह क्या हो गया, अनइक्वल हो गया। ऐसा नेचुरली नहीं होता, इसीलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब देखो बैलेंस करने के बाद क्या होता है, हमारे पास 2H2O होता है प्लस O2 दैट गिव्स यू 2H2O। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 2 इंटू 1 और ये पूरा कितना हो जाएगा, 2 से इंटू दैट इज 4 प्लस यहाँ पर कितना है 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो ये कितना हो गया, 36 हो गया इस साइड। अब यहाँ पर कितना होगा, ये कितना था 2 इंटू 1 प्लस 16, इसको 2 से इंटू अगर मैं कर दूं तो कितना है ये 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 कितना होता है, दैट इज 36। तो प्रोडक्ट साइड मेरा 36 है और रिएक्टेंट साइड भी अब मेरा कितना हो गया, 36 मास हो गया। अब जब हमने बैलेंस की रिएक्शन, ये जो रिएक्शन थी ये कैसी थी, बैलेंस्ड इक्वेशन थी। तो जब मैंने अपनी इक्वेशन को बैलेंस किया तो मैंने ये देखा मेरे दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों जगह मास कितना आया है, इक्वल आया है। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, उसको समझ लेते हैं। जब भी हम बैलेंस करेंगे किसी भी रिएक्शन को, किसी भी एक इक्वेशन को बैलेंस करेंगे रिएक्शन की, तब हम कभी भी उसका फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास H और O2 है तो हम कभी भी H2O2 नहीं लिख देंगे, यहां पर हम एक एक्स्ट्रा 2 नहीं लाएंगे। इसको लाने का मतलब है अब ये वाटर नहीं रहा, ये पर ऑक्साइड हो गया है। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के बहुत डिफरेंट यूजेस होते हैं देन वाटर, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। कभी भी हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम यहाँ पर किसी भी फॉर्मूला के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, हम किसी भी सब्सक्रिप्ट में, जैसे अभी मैंने बताया, हम वाटर में H2O2 नहीं ऐड करते, हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हमें कोई भी इक्वेशन को लिखना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एट दी सबस्क्रिप्ट हम क्या करेंगे, 2 आगे लिख देंगे H2O बनाने के लिए। जैसे अगर हम H2 प्लस O2 बना रहे हैं और H2O हमारे पास है तो 2 हमें यहाँ नहीं लिखना, और ऐसा भी नहीं है कि 2 हम यहाँ से गायब करके H2 प्लस O बना दें इज इक्वल टू H2O। हम ऐसा भी नहीं करेंगे। हम हमेशा आगे लिखेंगे किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के, जब हमें बैलेंस करना है कोई भी इक्वेशन को। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हमें याद में रखने हैं किसी भी रिएक्शन की इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। कुछ टिप्स, जैसे अगर आपको कोई भी फॉर्मूला लिखना है किसी भी कंपाउंड का या फिर कोई एलिमेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। देखो हमारी पीरियोडिक टेबल में मोस्टली क्या है, मेटल्स हैं, बस कुछ गिने चुने नॉन मेटल्स हैं। तो जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब सिंगल एटम होता है। जैसे जब भी हम लिखेंगे तो हम Li लिखेंगे, Li2 नहीं लिखेंगे। हम कभी भी इसको Li2 ऐसे करके नहीं लिखेंगे, ये Li होगा, Na, K, Be, Mg, जितने भी हैं हमारे पास मेटल्स हम उसको हमेशा सिर्फ उसके सिंबल्स लिखेंगे और उसके सब्सक्रिप्ट में कुछ नहीं। नॉन मेटल्स हमारे पास बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे मोनो एटॉमिक कौन से होते हैं, हमारे पास जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस वो सारी मोनो एटॉमिक होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सारी गैसेस हमारी क्या हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस हैं।
क्योंकि ये सिंपली एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ये इनर्ट होती हैं। डायटोमिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं? हेलोजेंस होते हैं। तो जितने भी हेलोजेंस होंगे वो हमेशा डायटोमिक होंगे। उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या होंगे? डायटोमिक होंगे ये भी। अगर हम बात करें पॉलीएटॉमिक की, तो जैसे पॉलीएटॉमिक में S8 सल्फर 8 होता है और फास्फोरस P4 होता है। तो ये कुछ हैं पॉलीएटॉमिक जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो अगर हमें ये याद रह गया तो हम बहुत आसानी से किसी भी केमिकल इक्वेशन को आराम से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगी आज की क्लास। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। Differentiate between balanced and unbalanced equation with the help of suitable example. Balanced equation वो equation होती है जिसमें atoms of the element are equal at the reactant side as well as the product side. But unbalanced में क्या होता है? Number of atoms of an element in the reactant is not equal to the number of atoms of the elements in the product. और इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। तो ये एग्जाम्पल जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आप कौन से एग्जाम्पल से इसको समझाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? फॉर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो आपको ये आ सकता है कि कौन सी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है? मास को, एनर्जी को, किसको? तो किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि मास जो रिएक्टेंट साइड पर है उतना ही प्रोडक्ट साइड पर भी होना चाहिए। इनमें से कौन सी केमिकल इक्वेशन ठीक है? Na plus O2 give you Al2O3। हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में पढ़ा था कि हमेशा जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं एलिमेंट्स के, वो रीअरेंज होते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर Na और ऑक्सीजन दिख रहा है तो प्रोडक्ट साइड पे भी क्या मिलेगा? Na और ऑक्सीजन का ही कोई कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे तो एल्यूमिनियम आ गया, तो ये इक्वेशन ठीक नहीं है। H2O2 हमें पता है H2 plus O2 क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, पर ऑक्साइड नहीं बनाते। तो यहां पर ये 2 नीचे लिखना इज रॉन्ग। आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू आयरन सल्फेट, ना कि कॉपर सल्फेट, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट साइड पे तो कॉपर है ही नहीं। तो ये कॉपर आना यहां पर गलत है। यहां पर अगर हम देखें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यहां पर भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। चलो ये ठीक है, पर इसका बैलेंस देख लेते हैं, क्या ये बैलेंस ठीक है? यहां पर 2 मैग्नीशियम है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है। यहां पर प्रोडक्ट साइड पे भी कितने मैग्नीशियम है? 2 मैग्नीशियम है। और ऑक्सीजन भी कितने हैं? बाहर जब लिखा होता है तो वो दोनों के लिए लिखा है, तो ऑक्सीजन भी 2 है। तो ये रिएक्शन की जो इक्वेशन है ये एकदम बैलेंस्ड है और सही तरीके से बैलेंस्ड है। तो ये इक्वेशन हो जाती है करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करा जाए, वो क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो अगर आपको ये बात अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड डोंट forget to press the bell icon for the latest notification। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक क्लास ऑफ लर्नर्स को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। Thanks for watching everyone. Meet you in the next part. Till then, bye and take care of yourself.